नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर CSN PG कॉलेज हरदोई। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ओशेनिक करंट, महासागरीय जलधाराएं, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनका पारिस्थितिकी तंत्र, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में क्या योगदान है, यह क्यों उत्पन्न होती हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये ग्लोब पर हम ध्यान दें तो हमें गाढ़े नीले नीले रंग का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो इस बात यह जो है महासागर और सागरों को प्रदर्शित कर रहा है। और जो पीले रंग का, ब्राउन रंग का या कुछ ग्रे कलर के भाग दिखाई दे रहे हैं, वो स्थल भाग है। अब इस ग्लोब को ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा किस रंग का या किसके हिस्से में कौन सा भाग है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एरिया गाढ़ा नीला दिखाई दे रहा है। ये प्रशांत, विशाल प्रशांत महासागर है। यह एरिया जो है हिंद महासागर है। ये इसके बाईं तरफ अरब सागर, दाहिने तरफ बंगाल की खाड़ी। जब हम इधर आते हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, तो ये बड़ा सा एक पार्ट है जो अटलांटिक महासागर है। अब इस ग्लोब को हम लोग ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नीला भाग नहीं है जो किसी तरह से पूर्णतया स्थल भाग से क्लोज हो, बंद हो। यानी कि यह समस्त महासागर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इन पूरे महासागर का जो पृथ्वी पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद ओशन और आर्कटिक ओशन है, बड़े महासागर, इनके जल आपस में एक दूसरे में मिलावट होती रहती है। अक्सर यह बात बच्चों के या लोगों के दिमाग में आती है कि आखिर पृथ्वी पर यह पानी रुका कैसे है और पानी का मूवमेंट नीचे क्यों नहीं गिर जाता। तो आज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यह ग्लोब है। अब पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूरब घूम रही है। आप ध्यान दीजिए कि ये जो एरिया है, ये इसका पूरा वायुमंडल है, तो ये भी इसके साथ जब घूम रहा है तो जो जल है, अथाह सागर जल जो है, नीचे जब गिरना चाहता है, इस तरह से बहना चाहता है, फिर वो आ जाता है यहाँ दक्षिण में। अब फिर यहाँ पर जब जल का भाग ऊंचा होता है और यहाँ जल का भाग नीचा होता है, तो फिर इस भाग को यहाँ से दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी यह शाश्वत रूप से जल में मोशन होता रहता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और इस तरह से जल हमेशा गतिमान होता है। और जो ये जल गतिमान होता है, यही एक महत्वपूर्ण महासागर के लिए है कि आखिर प्रकृति ने इसको गतिमान क्यों बनाया। अगर आप ध्यान दें तो यह हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, वह विभिन्न प्रकार के फिजिकल फैक्टर से प्रभावित होता है। इस तरह से यह अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण और अपने धुरी पर लगातार घूमती रहती है इस तरह से। तो अब हम ध्यान देते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, आखिर नेचर ने इसको गतिमान क्यों बनाया। आप ध्यान दीजिए तो सूर्य का जो प्रकाश है, सीधा अगर हम देखें तो पृथ्वी ग्लोब पर कुछ क्षेत्रों पे सीधा पड़ता है, कुछ पर बहुत तिरछा पड़ता है, कुछ पर एकदम स्पर्श करके निकल जाता है। यानी निश्चित रूप से हर जगह
सूर्यातप की मात्रा अलग अलग है। अगर विषुवत रेखा और ट्रॉपिक रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा सूर्यातप मिल रहा है तो यह बात एकदम निश्चित है कि यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ का जल सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक, अगर यहाँ का ज़्यादा जल गर्म हो रहा है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ रही हैं ध्रुवों पर, और एक तरह से हम कह दें कि 60 डिग्री के से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण, अगर सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम मिल रही है तो निश्चित रूप से लगातार तापमान कम होता जाएगा। और एक जगह तापमान बहुत ज़्यादा, मतलब एक एरिया में तापमान जोन में ज़्यादा होता जा रहा है और एक एरिया में बहुत कम होता जा रहा है। आप सोचिए कि अगर जल गतिमान न होता तो कहीं के एरिया में 0 से 40 डिग्री, पूरे एरिया में अक्षांश के, और 60 से लेकर 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में अक्षांश के तापमान में भिन्नता के कारण कुछ भाग एकदम जम जाते और कुछ भाग गर्मी से एकदम जलवाष्प के रूप में या बॉइलिंग वाटर के रूप में बन जाते। ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरफ एक्सट्रीम क्लाइमेट का जन्म होता और किसी भी प्रकार से जीवन संभव नहीं था। अब यह जल यदि गतिमान है, मूविंग है इन फॉर्म ऑफ ओशनिक करंट, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट के रूप में, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक जो गर्म पानी है, इस पानी को करंट के रूप में धीरे 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 ध्रुवों की तरफ ले जाकर पानी को कम, मतलब तापमान को कम किया। अगर यह गर्म पानी यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ के टेम्परेचर को कम करेगा और यहाँ का ठंडा पानी जब यहाँ गर्म एरिया में पहुँच रहा है बाय मूविंग यहाँ का, तो ये यहाँ के टेम्परेचर को कम करेगा और यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यानी कि एक जगह कम हो रहा है विषुवत रेखा में तो ध्रुवों की तरफ टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। यानी औसतन रूप से प्रकृति जो है होम्योस्टैटिक प्रोसेस के तहत अपने आप को, अपने टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर को, वायुमंडल के औसत टेम्परेचर को, सागर के औसत टेम्परेचर को वह मेंटेन करती है। जो वायुमंडल का 15 डिग्री औसत टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन करती है और इस तरह से विभिन्न प्रकार के जलवायुओं का उद्गम होता है और साथ ही साथ तमाम विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी को उगने का एक मौका मिलता है। तो आज हम ये एक महत्वपूर्ण फेनामेना है कि किस तरह से यह महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं और इसकी क्या विशेषता। अगर महासागरीय धाराएं न चले तो जो सागर में रहने वाले जीव हैं उनको लवण युक्त साल्टी भोजन नहीं मिल पाएगा और उस भोजन के अभाव में सागर का पूरा बायोम नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे सागर एक डिजर्ट में, बायोलॉजिकल डिजर्ट में बदल जाएगा। तो महासागरीय धाराएं जो ओशेनिक करंट है अपने साथ विभिन्न जीवों के लिए भोजन भी ले जाती हैं। वह महासागरीय धाराएं वायुदाब में परिवर्तन करके हवाओं को जन्म देती हैं। यानी कि वायुदाब पेटियों को जन्म देना, जलवायु का ओरिजिन करना, महासागरीय जीवों में को भोजन पहुंचाना, महासागरीय और स्थलीय तापमान को रेगुलेट करना, यह महासागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य है। इसलिए नेचर ने जल को मूवेबल बनाया है। तो अब हम ये समझना कोशिश करेंगे कि आखिर ये महासागरीय धाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं और महासागरीय धाराएं हैं क्या।
सबसे पहले ओशेनिक करंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब महासागर का जल एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित सीमा के तहत एक जनरलाइज करते हैं, एक निश्चित दिशा और एक निश्चित सीमा क्षेत्र में बहता है, गतिमान होता है, फ्लो होता है, उस गतिमान पानी को हम कहते हैं ओशेनिक करंट, महासागरी धाराएं। जैसे कोई नदी हो, अगर उसका पानी फैल जाता है तो हम उसको बाढ़ कहने लगते हैं। जब वो नदी एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित क्षेत्र में गतिमान होती है, पानी गतिमान होता है, तो उसको हम रिवर कहते हैं। सेम उसी तरह से जब महासागरी जल एक निश्चित दिशा, चाहे पूर्व पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण हो, लेकिन उसकी दिशा निश्चित होती है और पूरा, चूंकि पूरे इतना बड़ा महासागर है, उसका कुछ भाग ज्यादा गतिमान होता है, तो उस ज्यादा गतिमान को, स्पीड को हम डिनोट करते हैं कि यह इतने एरिया में तेज चल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जल, इतना बड़ा महासागर है, एक साथ एक स्पीड से गतिमान नहीं होता है। जहां पर बाहरी फोर्स ज्यादा लगते हैं वहां पर वो ज्यादा गतिमान होता है, जहां पर थोड़ी बाहरी फोर्स कम होते हैं अपेक्षाकृत, वहां पर थोड़ा उसकी स्पीड कम। इसी स्पीड के अंतर को हम डायग्नोस करते हैं, तो एक निश्चित दिशा और एक निश्चित सीमा में गति से वह जब गतिमान होता है तो ओशेनिक करंट कहते हैं। जब यही जल आगे चलकर समुद्र के खुलने के कारण या समुद्र के विस्तार के कारण फैल जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दिशा निश्चित होती है और क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा हो जाता है एरिया, तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। प्रवाह, स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। और जब समुद्र के काफी विस्तार हो जाने के कारण उसकी दिशा तो निश्चित होती है, लेकिन वह पानी कहां तक फैलेगा उसका क्षेत्र निश्चित नहीं होता, एक ब्रॉड एरिया में फैल जाता है और उसके क्षेत्र को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। यानी ओशेनिक करंट एक निश्चित दिशा और निश्चित क्षेत्र में बहने वाली जलधारा, स्ट्रीम निश्चित दिशा और अधिक क्षेत्रफल में बहने वाली, प्रवाह ड्रिफ्ट, दिशा तो निश्चित होती है लेकिन क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्रवाह। कि जलधाराएं ओशेनिक करंट उत्पन्न कैसे होती है, एक चीज आप यह समझ लीजिए, मान लीजिए कि जल कभी भी स्लोप के रूप में नहीं हो सकता। जल तब तक मूवेबल होता है जब तक कि उसके दोनों सिरे या दोनों चीजें बराबर न हो जाए, यानी कि सी लेवल से स्थल लेवल का लेवल बराबर न हो जाए, या सी लेवल में ही दोनों लेवल, अगर जल इस पार पाया जा रहा है और यहां पाया जाए, जब तक दोनों फ्लैट नहीं हो जाएंगे तब तक जल कभी भी स्थिर हो ही नहीं सकता, नेवर। तो जल में गति होने का सबसे बड़ा पहला एक कारण है नेचुरली, वैज्ञानिक, कि उसमें स्लोप का पाए जाना। अब ये स्लोप अलग अलग कारणों से बनता है, ढाल, तो उस पर हम बात करते हैं। तो जलधाराओं की उत्पत्ति में देखते हैं कि 3-4 फैक्टर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है, कारक हैं जो उसके ओरिजिन में महत्वपूर्ण रोल करती है। सबसे पहला कारण पृथ्वी का ही है, उसका रोटेशन। दूसरा कारण है कि सागर की जो विविधताएं हैं, तापमान में, घनत्व में,
वो है सैलिनिटी में। तीसरा कारण है कि वायुमंडल जो अपना प्रभाव महासागरों पे डाल रहा है और हवाएं जो चल रही हैं जो महासागरीय जल के तल को, सरफेस को रगड़ रही हैं, यानी पृथ्वी का मोशन, रोटेशन, महासागरों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर महासागर के जल में एक स्लोप ग्रेडियंट पैदा करते हैं और इसी स्लोप ग्रेडियंट के कारण महासागरीय जल धारा की उत्पत्ति होती है। अब हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। आप ध्यान से इस ग्लोब को देखें, ये विषुवत रेखा है और यहां से लेके इस पॉइंट पर यह नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब पृथ्वी घूम रही है तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो समस्त तत्व, जीव पदार्थ और उसका जो एटमॉस्फेयर उससे जो जुड़ा है वो सब रोटेट कर रहे हैं उसके साथ। तो आप सोचिए कि यह महासागर है, जल है, तो क्या जब पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूरब घूम रही है तो क्या यह जल पश्चिम से पूरब नहीं जाएगा? जाएगा। तो अब आप ध्यान देखें कि यह प्रशांत महासागर है और ये इसका पश्चिमी किनारा है और महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है, यानी कि चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, जिन इलाकों से पश्चिमी प्रशांत महासागर से चूंकि पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं तो यहाँ का सारा इसके साथ घूमने के साथ यहाँ का जल जो है धीरे धीरे पश्चिम से पूरब मूव कर जाएगा। अब मूव करने के कारण धीरे धीरे जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसको महाद्वीप मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विशाल स्थल भाग। यहाँ पर जल टकराएगा और टकराने के साथ ही यहीं पर एकत्रित होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा और कलेक्ट होने के कारण यहाँ जल की मात्रा का जो लेवल है वो डाउन जाएगा और यहाँ जल की मात्रा का जो लेवल है वो अप होगा। अभी हमने बताया कि कभी भी जल स्लोप ग्रेडियंट के रूप में स्थिर हो ही नहीं सकता, नेवर। अगर ये स्लोप ग्रेडियंट नहीं बनता तो जलधारा की उत्पत्ति भी ना होती। तो जब ये स्लोप ग्रेडियंट बन गया यानी कि पश्चिम में जल का तल सी लेवल डाउन हो गया और पूरब में प्रशांत महासागर के पूरब में सी लेवल का अप हो गया, उठ गया। अब यहाँ का पानी अपने आप नेचुरली एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित क्षेत्र में गतिमान हो जाएगा और यहाँ से पानी धीरे धीरे मूवेबल हो जाएगा और यह एक जलधारा का रूप ले लेगा, ओशेनिक करेगा। अब बच्चे जो हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि ये गर्म होगी कि ठंडी होगी। ये इसका मैं आज एक क्लू बता देता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि 0 से 40 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिण हमेशा जल का तापमान ज़्यादा होता है। अगर गर्म पानी चाहे पूरब से पश्चिम बहे चाहे पश्चिम से पूरब बहे वो हमेशा गर्म ही होगी। यानी विषुवत रेखा से जो भी जल ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो रहा है वह सापेक्षिक रूप से सदैव गर्म होगी क्योंकि वह अधिक तापमान ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला जल है।
तो गर्म और ठंडा का तो भूल ही जाइए कि एकदम आज कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से पता करें कि विषुवत रेखा से, यानी कि इधर से जल चाहे पूरब से पश्चिम आए या पश्चिम से पूरब जाए या विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाए या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाए, वो जल हमेशा हमेशा गर्म ही होगा। क्लियर? तो अब यहां ध्यान रखिए कि यहां से सारा जल चला गया और यह जल महासागर के पूरब में हाई हो गया और पश्चिम में लो हो गया, तो यहां से ये यहां आने लगेगा। अब चूंकि इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय, प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा, तो यह जलधारा जो है चलने लगी और ये गर्म है। तो चूंकि यह जब आएगी फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये वियतनाम से, ये स्थलीय भागों से टकराएगी, तो इस जल को ग्लोब के मोशन के कारण दो भागों में बंटना पड़ेगा। कुछ जल जो है इस तरह से लिटोरल करंट, विलांचली जलधारा के रूप में उत्तर चले जाएंगे और कुछ जल जो है दक्षिण चले जाएंगे और कुछ जल वापस पश्चिम से पूरब जाएंगे, क्योंकि यहां पर ढाल अब कम हो गया और यहां ढाल ज्यादा हो गया, ऊंचाई ज्यादा हो गई। इस तरह से विषुवत रेखा पर उत्तर जल जाने के कारण, दक्षिण जल जाने के कारण और फिर पश्चिम से पूरब जाने के कारण तीन तरह का जल गतिमान होता है। तो इसको हम तीन नामों से, अलग अलग नामों से कहते हैं। चला तो वास्तव में विषुवत रेखा, लेकिन ये उत्तर जाएगा, ये दक्षिण जाएगा। इसी आधार पर हम इसके विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जितने भी जल हैं, गतिमान हैं, गर्म हैं, उसको हम उत्तर प्रशांत महासागर विषुवती जलधारा कहते हैं। और यह जलधारा विषुवत रेखा के करीब बह रही थी, हमेशा गर्म होगी, और दक्षिण वाली हमेशा दक्षिण में। तो दक्षिणी प्रशांत विषुवती रेखी धारा, उत्तरी प्रशांत विषुवती रेखी धारा, इन दोनों जलधाराओं के बीच में एक इस तरह से जलधारा गतिमान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का पानी जब यहाँ आया तो यहाँ का स्लोप डाउन हो गया। अब चूंकि यह जलधारा जो है पूरब से पश्चिम बह रही है, तो इन दोनों के बीच वाली जलधारा जो है पश्चिम से पूरब यानी उल्टा बह रही है। इसी को हम कहते हैं काउंटर पैसिफिक इक्वेटोरियल करेंट, प्रति विषुवत रेखी जलधारा जो कि गर्म होती है। यही सवाल पूछा गया और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि जब यह जलधारा आगे चली, टकराने के कारण धीरे 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 तट का जो है अनुसरण करते हुए और यह आगे जब बढ़ी, तो आगे बढ़ने के कारण प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर में यह धारा जो धीरे धीरे फैलने लगती है। जैसे कि अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम फैलती है, उसी तरह से यह जलधारा अब इसका दिशा तो निश्चित है, दिशा दक्षिण से उत्तर जा रही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी निश्चित है, लेकिन बड़ा हो गया। इसको हम कहते हैं क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूरोसियो की, क्यूराइल द्वीप पर क्यूरोसियो की जलधारा का नाम पड़ा। यह जैसे उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम में, सेम उसी तरह से यह क्यूरोसियो की जलधारा है। क्योंकि अब बात बनेगी कि यह गर्म होगी कि ठंडी होगी, तो यह विषुवत रेखा से आ रही है। अब विषुवत रेखा पे हमेशा पानी गर्म होता है, तो जब हमेशा पानी गर्म है तो वो गर्म ही अपने साथ ले आएगी। ले आने के कारण तो धीरे धीरे यह क्यूरोसियो जलधारा जो है गर्म जलधारा है। जब यह धीरे यहाँ पहुंची जापान के तट पर, तो जापान के, दक्षिणी जापान से टकराने के कारण क्यूरोसियो जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा जापान सागर में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं सुशीमा की जलधारा, सुशीमा ओशेनिक करंट, और यह गर्म होती है क्योंकि यह
विषुवत रेखा का जल आ रहा है तो हमेशा गर्म होगा। और यहाँ पर जब पहुँचने के बाद करीब 45 डिग्री अक्षांश पे पहुँचने के बाद यहाँ पर हवाओं की दिशा बदल जाती है और पछुआ हवाएं जो वेस्टर्नली विंड है, वेस्टर्नली प्लैनेट विंड है, वो वर्ष भर चलती हैं, वो पश्चिम से पूरब चलने लगती है और कोरियालिस बल का मान बढ़ने लगता है। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण फेरल के नियमों के अनुसार हवाएं हमेशा अपने राइट हैंड मूव मारती हैं, दाहिने मारती हैं। तो यदि हवा जो है कोरियालिस बल के कारण पछुआ हवा फेरल के नियमानुसार अगर दाहिने घूम रही है तो अपने साथ इस जल को भी दाहिने घुमाती चली जाएंगी। और जब दाहिने घुमाती चली जाएंगी तो यहाँ से किरोसियो जो है गर्म जलधारा अपने दाहिने मूव करके उत्तरी प्रशांत महासागर में, अथाह उत्तरी प्रशांत महासागर में मूव करने लगता है, मोबाइल हो जाता है। और यहाँ पर स्थल भाग की कमी के कारण उत्तर और दक्षिण दोनों में महासागर फैलने के कारण यह धारा जो है, दिशा तो निश्चित होती है कि पश्चिम से पूरब जा रहा था, लेकिन क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और चूंकि ये पछुआ हवा इसको ले चल रही है इसलिए कहते हैं पछुआ पवन ड्रिफ्ट। उत्तरी प्रशांत महासागर पछुआ पवन ड्रिफ्ट। और ध्यान रखिए कि यह विषुवत रेखा का ही गर्म पानी जा रहा है, तो उत्तरी प्रशांत पछुआ प्रवाह यानी नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट ऑलवेज इज वार्म। सापेक्षिक रूप से क्यों? क्योंकि यहाँ का जो जल है सूर्य की कम प्रकाश के कारण आसपास ठंडा होता है, लेकिन जब यह पानी पहुँचती है तो रिलेटिवली वह वार्म होता है, इसलिए इसको हम गर्म कहते हैं। और यह गर्म जलधारा पे चलने के कारण यहाँ का समुद्र जो है गर्म हो जाता है, और गर्म जब होते तो यहाँ पर वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर बनने के कारण वाष्प की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पछुआ पवन इसको अपने साथ ले जाती हैं और अमेरिका के पश्चिमी तटों से टकराने के कारण बरसात होने लगती है। और ये वर्ष भर चलती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर बरसात होती है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। तो हम यहाँ जब पहुँचते हैं तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का स्थल भाग है, पश्चिमी स्थली, विशाल स्थली भाग, यहाँ से जल टकराएगा। अब टकराएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वापस आए और या तो अपना रास्ता बदल ले, दिशा बदल ले। अगर वो वापस आना चाहता है तो फिर जल लगा हुआ है, उसके पीछे वाला जल उसको आगे का जल उसको ढकेल के फिर पहुंचा देगा, यानी वो पीछे वापस नहीं आ पाएगा। उसके पास रास्ते हैं, या तो उत्तर चला जाए या तो दक्षिण चला जाए। यहाँ से टकराने के बाद प्रवाह, प्रशांत महासागरी जो प्रवाह है, पछुआ प्रवाह, यहाँ से टकराने के बाद अब धीरे धीरे इस तरह से अमेरिका के पश्चिमी भाग अलास्का को पकड़ते हुए धीरे धीरे बेरिंग सागर में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब गर्म पानी ही टकराया है और गर्म पानी ही उत्तर जा रहा है, तो सापेक्षिली यहाँ की जो पानी जलधारा होगी, ओसेनिक करंट होगी, गर्म होगी। और इस गर्म जलधारा को हम कहते हैं अलास्का की जलधारा। ये सवाल पूछा जाता है कि अलास्का की जलधारा का नेचर कैसा है, कोल्ड है या वार्म है। बच्चे तुरंत कह देते हैं कि ये ध्रुवों के करीब है और यह ठंडा होगा। नहीं, ये गर्म होगी। कारण क्या है कि जब गर्म पानी ही पछुआ पवन प्रवाह के रूप में आ रहा है, तो चाहे वह अब विषुवत रेखा की तरफ से आ रहा है तो उसका नेचर गर्म है, तो सापेक्षिक रूप से यह गर्म जलधारा होगी। जबकि बेरिंग सागर
उत्तरी गोलार्ध के करीब में है, सैद्धांतिक रूप से उसको ठंडा होना चाहिए, जम जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यह अलास्का की गर्म जलधारा बेरिंग सागर के तापमान को बढ़ा देता है और बेरिंग सागर को जमने नहीं देता है ज़्यादा। और अलास्का की जलधारा अपने साथ गर्म और अधिक लवणता लाने के कारण अलास्का के उत्तरी बेरिंग सागर की सैलिनिटी भी ज़्यादा कर देती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा कर देती है। इस तरह से जलधाराओं का प्रवाह है कि यह यहाँ उतना टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देती जितना कि ध्रुवों पे बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि जलधाराओं में, यानी कि उत्तरी विश्वती प्रशांत धारा, उसके बाद किरोशियो की जलधारा, किरोशियो की जलधारा से धीरे 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 इस तरह से पछुआ पवन प्रवाह जो है अप्रवाह के रूप में अलास्का की जलधारा एक रेंज पाई जा रही है। उस रेंज के बाद एक सर्किल पाई जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे 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 यह जलधारा जो है बेरिंग सागर में समाहित होकर धीरे 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 कर जाती है। लेकिन यहाँ पर आर्कटिक का जब ठंडा जल और जब बर्फ पिघलता है तो अति कोल्ड जल आता है, और वहाँ से चूंकि यहाँ पर जब बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने के कारण जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसका जो हाइट है बढ़ जाती है, और यहाँ पर जल की मात्रा मूव करने के कारण स्लोप बन जाता है, डाउन हो जाता है, यानी यहाँ पर हाई हो गया, यहाँ पर स्लोप हो गया। इन दोनों के कारण जो है धीरे धीरे जल यहाँ पर ओखोटस्क सागर है, इसके नाम पर एक जलधारा उत्पन्न होती है, चलती है, उसको कहते हैं ओआसियो की जलधारा। ओआसियो की जलधारा, चूंकि यह आर्कटिक का ठंडा पानी आ रहा है तो निश्चित रूप से यह जलधारा जो है नेचर में ठंडी होगी, और चूंकि हमने अभी बताया कि अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है तो निश्चित रूप से वह जलधारा ठंडी होगी। तो ये ठंडी है, और ठंडी जलधारा इसी को क्यूराइल की जलधारा भी कहते हैं। क्यूराइल द्वीप के नाम पर इसी को क्यूराइल की जलधारा कहते हैं। तो ओआसियो या क्यूराइल की जलधारा ठंडी है, और ठंडी होने के कारण जापान के पूर्वी तट पर यहाँ पर क्यूरोशियो की जो गर्म जलधारा और ओआसियो की ठंडी जलधारा मिलने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने कोहरा बनता है। इनके साथ छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आते हैं, जो कि मछलियों का, अन्य समुद्री जीवों का भोजन होता है, और यहाँ पर मछलियाँ मारने का व्यवसाय बहुत ज़्यादा, यानी कि ओशेनिक करेंट, तापमान रेगुलेशन, वायुदाब, ह्यूमिडिटी के साथ ही साथ कहाँ पर मत्स्य उद्योग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ये भी सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सी लाइफ के लिए अधिक से अधिक फूड है। तो यहाँ पर मछली बहुत मारी जाती है कि गर्म जलधारा, मतलब वार्म एंड कोल्ड करेंट जहाँ आपस में मिलती है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं। तो आप देखें कि इस तरह से ये एक चक्र, ये पूरा का पूरा सर्किट पूरा हुआ। लेकिन यहीं पर जब जाते हैं तो अलास्का की धारा इधर चली गई थी, तो और कुछ पानी गर्म यहाँ चला आया, और ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के पास जो है ये पानी जो है गर्म था, वापस हुआ, लेकिन इस ऊपर गर्म पानी को यहाँ पर चलती है ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड चलती है ईस्ट टू वेस्ट, और यहाँ के पानी को, गर्म पानी को, ऊपर के सरफेस को ट्रेड विंड धीरे 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 उठा ले आती है, और उठा ले आकर यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत महासागर पर जमा कर देती है। जमा करने के कारण यहाँ का जो है टेम्परेचर जलधाराओं का ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ का जब गर्म पानी हट गया तो नीचे से जो पानी आएगा, नीचे से जो मतलब बिलो लेयर से जो आएगा, वह पानी जो नीचे से आएगा वो ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं ज़्यादा पहुंच पाता और उतना नहीं गर्म करता। जब ठंडा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ठंडे जल का एकत्रण शुरू हो जाएगा, और ठंडा जल धीरे 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 और आकर इस तरह से व्यापारिक हवाओं के सहारे
और अपने दाहिने घूमते घूमते उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा विषुवत-रेखी जलधारा में मिलकर गर्म हो जाएगा और इस जलधारा को हम नाम देते हैं कैलिफोर्निया की धारा। अब पूछा जाएगा कि कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, तो लोग तुरंत मार देंगे कैलिफोर्निया तो 40 डिग्री के गर्म होंगे। नहीं, उसकी उत्पत्ति हुई है कि गर्म पानी हटने के कारण नीचे से ठंडा पानी आने के कारण। अब चूंकि हमने बताया था कि इधर ध्रुव है तो ध्रुव से उधर जो आ रही है उसका मुंह देखिए, धारा जो बह रही है इस तरह से साइन बनता है। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो वह ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो जब भी होगी वह ठंडी जलधारा होगी। इस तरह से धाराओं का उत्तरी प्रशांत महासागर में एक क्रम बन गया, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, फिर किरोशियो की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह से 2 धाराएं हो गई, अलास्का की गर्म धारा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, यहाँ ओआईसीओ की जलधारा, और ये जो है फिर आकर मिल गई उत्तरी प्रशांत विषुवतीय रेखा। यानी ये एक चक्र चलना शुरू हुआ और ये एक पूरा का पूरा साइकिल पूरा कर दिया। इसी तरह से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा अपने पूरब से पश्चिम को चलते जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है और इंडोनेशिया के तट से, तो यह जो है नीचे की तरफ लिटोरल तरंग यानी दक्षिण की तरफ चलने लगता है और एक जलधारा जब चूंकि यह विषुवत रेखा के गर्म पानी का है तो इसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है चूंकि ये गर्म है तो ये गर्म जलधारा है। अब पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है 45 और 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यहाँ से चूंकि यह ठंडा पानी आता है और यहाँ पछुआ पवन चलता है जो पश्चिम से पूरब चलने लगता है और इस अंटार्कटिका के ठंडे जल को पश्चिम से पूरब ले जाता है और उसी में जाकर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा मिलकर अपने गर्माहट को खत्म करके ठंडी हो जाती है और यह ठंडी जलधारा जो है पछुआ पवन प्रवाह के रूप में पश्चिम से पूरब चलने लगती है था दूरी को दूर करने के बाद धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग से टकराती है। और दक्षिणी भाग से टकराने के कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है और अर्जेंटीना और फॉकलैंड के पास में एक स्ट्रेट है जिसको मैगलन स्ट्रेट कहा जाता है। इस मैगलन स्ट्रेट से ठंडा पानी जो है अटलांटिक महासागर में जाने लगता है तो एक तरह का एक ओशेनिक करंट जन्म लेती है, उसको हम कहते हैं फॉकलैंड करंट। यह फॉकलैंड करंट सबसे छोटी करंट है सागर में लंबाई में और यह ठंडा है। और इस दक्षिणी द्वीप टकराने के बाद दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह इसके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते होने के कारण जब ये यहाँ पर टकराता है तो धीरे धीरे जल जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने लगता है धारा के रूप में और आधी जल जो है धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में पछुआ पवन प्रवाह के रूप में चलने लगता है प्रशांत का। और आप देखेंगे कि इस तरह से मूव करने के कारण यह टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठंडा को गर्म, गर्म को ठंडा कर रहा है और यहाँ से एक जलधारा का उद्गमन होता है धीरे धीरे यहाँ पर पेरू है। इस जलधारा को हम कहते हैं पेरू की ठंडी जलधारा, क्योंकि ठंडा इसलिए है क्योंकि यह ध्रुवों की तरफ दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, इसलिए यह ठंडा है। और इसके ठंडेपन को सबसे पहले खोजा था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर इस धारा को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। यह एक कोल्ड करंट है और इस कोल्ड करंट के कारण पाए जाने के कारण यहाँ पर ह्यूमिडिटी की मात्रा कम पाई जाती है और बारिश कम होती है। इसीलिए पेरू का, चिली का अटाकामा मरुस्थल, पेरू का मरुस्थल हो गया, तो इसको हम कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये आप देखेंगे कि अपने पास में, अपने पड़ोस में यहाँ के जलवायु को नया जन्म दे दी। अटाकामा का मरुस्थल, पेरू का मरुस्थल और इस तरह से सूखा प्रदेश पैदा कर दी, ठीक है।
और यही जलधारा जब पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा आगे बढ़ने के साथ ठंडी जलधारा वो दक्षिणी प्रशांत विश्वतरेखी प्रशांत महासागर के गर्म जल में मिल जाती है और यहाँ पर आने के बाद फिर गर्म होती है, फिर जो है इस तरह से पूरब से पश्चिम दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा के रूप में चलने लगती विश्वतरेखी गर्म, और यह देखिए कि एक चक्र पूर्ण हो गया। यानी प्रशांत महासागर की जलधारा जो है, यानी कि यहाँ का जल, पश्चिम का जल पूरब में, पूरब का जल जो है फिर दक्षिण में, पश्चिम का जल दक्षिण में, दक्षिण का जल फिर जो है पूरब में, पूरब का जल फिर उत्तर में। इस तरह से ये पूरा मोशन है। यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जो हमारा भ्रम होता है कि ये पानी जाता क्यों नहीं है, गिरता क्यों नहीं, कैसे टिका है, तो पानी अपना जगह बदल रहा है, उसमें लगातार मोशन है। लगातार मोशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बनने के कारण और दोनों में संतुलन के कारण जो है पानी रुका है, संतुलित है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये क्यों पानी मूव कर रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा चलें, अटलांटिक जलधारा जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा अटलांटिक जलधारा पे हम आराम से बात करते हैं किस तरह से ये जलधाराएं हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो यूरोप यह 60 से लेके 40 से लेके 60-70 डिग्री के बीच में जो मेन स्थल भाग है वो फैला हुआ है, और 60 से 70 वाला भाग पे तो सबसे कम डिग्री अक्षांश पे सबसे कम सूर्यातप मिलने लगता है। सबसे कम का मतलब तुलनात्मक रूप से कम। और सैद्धांतिक रूप से यूरोप को तो शीत मरुस्थल होना चाहिए साइबेरिया की तरह, लेकिन यूरोप हरा भरा खुशहाल औद्योगिक रूप से काफी विकसित है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि यूरोप को इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल रूप से लाभ है संसाधन से, लेकिन वही साइबेरिया जो है जमा हुआ है, वही टुंड्रा जमा हुआ है, बंजर है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे जलवायु का जन्म हुआ और कैसे यूरोप को जन्म देने में, पश्चिमी यूरोप को जन्म देने में महासागर धाराओं का योगदान है। आप ध्यान से देखें, यह उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका, इन चारों महाद्वीपों के बीच में अटलांटिक महासागर यस आकार का फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ये ब्राजील है और यह अफ्रीका है, यानी पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के बीच में सबसे कम अटलांटिक महासागर चौड़ा है। यहां पर सबसे कम दूरी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण बढ़ते जाते हैं अटलांटिक महासागर की चौड़ाई बढ़ने लगती है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है। पश्चिम से पूरब घूमने के कारण जो है इसका जल, यानी पश्चिमी अटलांटिक महासागर का जल धीरे धीरे पृथ्वी के साथ एक्सियल मोशन के साथ जाके पूरब में जमा होना लगता है। और ये गिनी की खाड़ी है, सेनेगल है, और ये जो है नाइजीरिया, घाना, ठीक, यहाँ पर जल जाने के कारण स्थल भाग से टकराता है, और टकराने के कारण धीरे धीरे फिर जल वापस आके वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। हमने अपने लेक्चर के प्रारंभ में ही बताया था कि जलधाराओं का जन्म जो है स्लोप ग्रेडियंट के कारण होता है। अगर स्लोप ग्रेडियंट न बने, विभिन्न कारण फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है, एयर प्रेशर है, रेनफॉल है, इवोपरेशन है, लेकिन ये सब मिलकर ही स्लोप ग्रेडियंट काज करते हैं। और स्लोप ग्रेडियंट ढाल प्रवणता न बने तो धारा कभी बन ही नहीं सकती। वो फैक्टर सबसे पहले स्लोप ग्रेडियंट, और स्लोप ग्रेडियंट के कारण ही पानी में पानी मोबाइल होता है। अब यहाँ पर टकराने के कारण यहाँ का जो वाटर लेवल है वो हाई हो गया और यहाँ का वाटर लेवल लो हो गया। और लो से हाई चलने लगा पानी, क्योंकि कभी वह ग्रेडियंट के रूप में स्थिर नहीं हो सकता। तो पूरब से पश्चिम पानी का प्रवाह होने लगा, चलने लगा, जो एक निश्चित दिशा
और निश्चित क्षेत्रफल में चलता है, इसलिए इसको हम ओशेनिक करंट कहेंगे। अब चूंकि हमने पहले भी कहा कि जब जल पश्चिम में पहुंचेगा तो कुछ जल उत्तर जाएंगे, कुछ जल दक्षिण जाएंगे, इसलिए जो जल को नाम पर हम यहाँ पर उत्तर और दक्षिण कर देते हैं। नहीं, यहाँ तो जल पूरा का पूरा निकल रहा है। तो यहाँ पर जल जो विषुवत रेखा के उत्तर में है उसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रशांत उत्तरी अटलांटिक विषुवती रेखी जलधारा। और चूंकि इसका नेचर होगा गर्म, क्योंकि विषुवत रेखा के पास से है। अब विषुवत रेखा पे सूर्यातप ज़्यादा मिलता है और उसका तापमान ज़्यादा होता है, तो पानी तुलनात्मक रूप से गर्म होगा, ये सदैव गर्म होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, इसके नीचे में दक्षिण है, तो ये उत्तरी अटलांटिक विषुवती रेखी धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक विषुवती रेखी धारा यहाँ पर। और ये जल जब यहाँ आया तो यहाँ जल का तल अब ऊंचा हो गया और यहाँ थोड़ा नीचा हो गया। इसके पास ऑप्शन था कि जल पूरा का पूरा वापस हो जाए, लेकिन इधर से जल लगातार आ रहा है तो इसको पुश कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी इन उत्तरी और दक्षिणी के बीच में थोड़ा गैप बनता है, उसमें एक जल प्रवाहित हो जाता है, जल का भाग पश्चिम से पूरब। चूंकि यह पूरब से पश्चिम में, तो ये पश्चिम से पूरब, तो जस्ट इसको कहते हैं काउंटर अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और यह तीनों करंट जो है विषुवत रेखा के नजदीक बहने के कारण नॉर्थ, साउथ और काउंटर अटलांटिक इक्वेटोरियल, ये तीनों गर्म जलधारा है, इसमें कोई कंफ्यूजन न हो। तो जब यहां पहुंचता है ब्राजील और गुयाना के तट पर, तो जल को दो भागों में जाना पड़ता है। उत्तर की जगह जब चलेगा तो ये उत्तर की तरफ जाएगा और ये कुछ दक्षिण की तरफ जाएगा। तो चूंकि ये गर्म पानी है, तो गर्म पानी जब हम लेके चल रहे हैं उत्तर की तरफ, तो वो तो गर्म ही होगा। तो जब ये उत्तर की तरफ चलने लगता है धीरे 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 विषुवत रेखा से, तो यहाँ ढेर सारे द्वीप हैं जिनको एंटीलीज द्वीप कहते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह, त्रिनाद टोबैगो, अन्य चीजें, हैती वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हम इसको एंटीलीज की जलधारा। और ये एंटीलीज की जलधारा जो है यहाँ पर चलते चलते ये गर्म है, और गर्म होने के साथ यहाँ पर सैलिनिटी को भी बढ़ा देती है और यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और यही एंटीलीज की जलधारा धीरे धीरे यहाँ पर फैलता है, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी में ढेर सारा जल जो है, जो उत्तर विषुवती रेखी जलधारा का एंटीलीज के रूप में आया, यहाँ जमा होने, और यहाँ जमा होने के कारण यहाँ का जल का तल जो है ऊंचा होने लगता है, इधर जो है जल का तल नीचा होने लगता है। और यहाँ पर फ्लोरिडा और हवाना के बीच में देखेंगे, इसको कहते हैं युकाटन चैनल। और यहाँ से जल जैसे ही जब धीरे 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 हाई से लो की तरफ निकलने लगता है यहाँ से, तो यहाँ तो इसको कहते हैं मैक्सिको जलधारा। जब यहाँ से युकाटन से निकलते हैं, तो चूंकि ये गल्फ से निकलती है, और यहाँ पर देखिए धीरे से कि अटलांटिक चौड़ा हो रहा है। यहाँ पर अटलांटिक सकरा था और यहाँ पर अटलांटिक का एरिया चौड़ा हो रहा है, डेप्थ बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर बड़ा होने के कारण पानी जो है एक निश्चित दिशा में उत्तर से दक्षिण तो जाता है, दक्षिण से उत्तर तो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इसी को कहते हैं स्ट्रीम, यानी प्रवाह, यानी करंट से बड़ा इसका एरिया हो गया। दिशा तो निश्चित है, लेकिन एरिया भी ज़्यादा बढ़ गई, और यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा का जन्म होता है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा अमेरिका पे जितना प्रभाव नहीं डालती, उससे ज़्यादा प्रभाव यूरोप पे डालती है। और यूरोप की जलवायु को जन्म देने में, यूरोप के व्यापार को, यूरोप की वनस्पतियों को, यूरोप की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान गल्फ स्ट्रीम करंट का है। तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम निकली तो ये गर्म है, क्योंकि गर्म पानी ही था मैक्सिको की खाड़ी में, तो गर्म होने के साथ इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, और धीरे 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 उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से यह निकलती है, और इसका प्रभाव धीरे धीरे एरिया बढ़ने लगता है। लेकिन जब यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास में पहुँचती है 45 से 50 डिग्री के बीच में,
तो यहाँ पर पछुआ हवाएं जो हैं अपना प्रवाह डालने लगती हैं और कोरियालिस बल के कारण हवाएं जो हैं अपने पश्चिम घूमते लगती हैं और यहाँ पर वेस्टर्नली विंड का आधिपत्य होने लगता है और वह जो है पश्चिम से पूरब बहने लगती है अबाध रूप से। और जब पश्चिम से पूरब बहने लगती है अबाध रूप से तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम अपने दाहिने घूमने लगती है पछुआ पवन के कारण, वेस्टर्नली विंड के। और जब घूमने लगती हैं तो अपने साथ ही साथ अटलांटिक के गल्फ स्ट्रीम जल को भी घुमा जाती है। अब घूमने के दाहिने कारण और यहाँ पर धीरे धीरे ये नीचे जो है काफ़ी बड़ा सागर होते हैं, यहाँ पानी फैल जाता है। अब पानी ज़्यादा फैलने के कारण इसका क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता। दिशा तो निश्चित है कि पश्चिम से पूरब जा रही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल निश्चित न होने के कारण इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। यानी जैसे पानी एकदम घरों में फैल जाता है वैसे फैल गई। पानी घरों में फैलता है तो उसका दिशा क्षेत्रफल में कि कितनी दूर तक है, ड्रिफ्ट। और यही ड्रिफ्ट जब आगे बढ़ती है, चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पछुआ ये गर्म है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है और गर्म होने के कारण धीरे 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 जब यह पश्चिमी यूरोप से टकराती है तो पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तटे पर यह गर्म पानी पहुंचता है। सैद्धांतिक रूप से यहाँ के सागर को, यहाँ के वायुमंडल को गर्म ठंडा होना चाहिए, सागर को जम जाना चाहिए, लेकिन सारे के सारे सागर खुले हुए हैं पानी के रूप में। उत्तर सागर हो, इंग्लिश चैनल हो, ठीक है, कील और ये बोथनिया की खाड़ी हो, बाल्टिक सागर हो, ये सारे के सारे ओपन हैं। जबकि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड उसी स्थलीय भाग में काफी जमे हुए हैं, लेकिन समुद्र नहीं जमा हुआ। ये गल्फ स्ट्रीम जब पहुंचती है तो यहां पर गर्माहट पैदा कर देती है, जिस तरह से कि कंबल हम अपने शरीर पर डालते हैं तो हमारे शरीर को गर्माहट महसूस होती है। उसी तरह गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी यूरोप को गर्मी प्रदान करती है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं यूरोप का कंबल। और यूरोप का कंबल यूरोप की खुशहाली के लिए, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के उत्पन्न होने के लिए प्रमुख है। तो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु जो है गल्फ स्ट्रीम के कारण ही उत्पन्न होती है। और धीरे धीरे जब यहाँ नॉर्वे से तट पर यह गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन प्रवाह जो है टकराता है तो कुछ जल जो है चला जाता है बाल्टिक सागर में और कुछ नॉर्वे के तट से टकराने के कारण धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव होता है। ये एक नई जलधारा का नाम रखते हैं नॉर्वेजियन जलधारा। अब पूछा जाता है कि नॉर्वेजियन जलधारा कैसी जलधारा है, तो लोग तुरंत कह देते हैं ठंडी होगी क्योंकि नॉर्वे ऊपर है, ठंडा है। नहीं, उसके साथ गर्म पानी है पछुआ पवन प्रवाह का। तो नॉर्वे की जलधारा जो है विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जा रही है, ध्रुवों की तरफ, वह गर्म है। और यही नॉर्वे की जलधारा जो है आगे चलकर यहाँ पर रूस का मरमांस्क पोर्ट है, जो कि सर्दियों में जम जाना चाहिए लेकिन नहीं जमता है क्योंकि वहाँ पर जलधाराएं गर्म पहुँचती हैं। ये वर्ष भर खुला होता है और यहाँ से रूस अपने सारे सी पोर्ट के माध्यम से व्यापार करता है। यानी रसिया के लिए, पश्चिमी यूरोप के लिए जो गल्फ स्ट्रीम का बड़ा भाग है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, ये जन्म देती है और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है यूरोप पे। चूंकि अमेरिका पे गल्फ स्ट्रीम इसलिए प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाती, ये सवाल आता है कि यहाँ पर लेब्राडोर है और ये पूरा का पूरा बैफिन की खाड़ी है और आर्कटिक का ठंडा जल है। और यहाँ से अत्यधिक जल होने के कारण यहाँ जल का तल ऊंचा हो जाता है। यहाँ का जल जाने के बाद, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ने के बाद नीचा डाउन होता है, तो यह अप से डाउन जल आने लगता है और इसके साथ ढेर सारा ठंडा जल आता है। तो चूंकि अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम बहती है, तो पूर्वी तट और गल्फ स्ट्रीम के बीच में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा घुस जाती है। लेब्राडोर की जलधारा जो है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, ठंडा है। तो चूंकि इधर गल्फ स्ट्रीम हो गई, इधर स्थल भाग हो गया, बीच में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, तो उत्तरी अमेरिका का
पूर्वी तट लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण कम तापमान पाता है। गल्फ स्ट्रीम से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि इनके बीच में ठंडी दीवार बन गई है। अब लैब्राडोर की ये ठंडी धारा, अब बहुत नाम हम सुने, यहाँ न्यू फाउंडलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग प्लेस है। क्योंकि यह गल्फ स्ट्रीम की ठंडी जलधारा और लैब्राडोर की गल्फ स्ट्रीम की जो हॉट करंट है और लैब्राडोर का जो ठंडी जलधारा आपस में न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलते हैं। और न्यू फाउंडलैंड का जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स उगते हैं जो कि सागरी जीव का भोजन है। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ और सागरी जीव होते हैं और यह काफ़ी डेवलप फिशिंग प्लेस है। और यहीं पर चूंकि कभी ठंडी जलधाराओं के सहारे जो है ध्रुवों के बर्फ धीरे धीरे चले आते हैं, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। और बड़े बड़े आइसबर्ग जब चले आते हैं खींचकर, तो कब, और चूंकि ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के कारण कोहरा बनता है तो जलयान को दूर तक नहीं दिखाई देता और यहाँ पर नेविगेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। 1914 में टाइटैनिक के साथ यही हुआ था कि लैब्राडोर के साथ बहुत बड़ा एक आइसबर्ग आ गया था और चूंकि यहाँ कोहरा होने के कारण टाइटैनिक के चालक दल को दिखाई नहीं दिया और स्पीड ज़्यादा थी और जब तक दिखाई देती वो जहाज मुड़ नहीं पाया और आइसबर्ग से टकरा कर उसमें पोर हुआ और धीरे धीरे वो डूब गया। तो तटीय ये जलधाराएं अगर आपको नेविगेशन में बहुत सहायता देती हैं तो उसके जो कुहरे हैं वो नेविगेशन में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ से टकराने के बाद जो है एक नॉर्वेजियन की तरफ चली गई, दूसर की जलधारा धीरे धीरे ये दक्षिण की तरफ आई और दक्षिण की तरफ आते आते जैसे ही यहाँ आई ये क्या नाम है रेनल धारा और ये सब, तो यहाँ पर देखेंगे कि कनारी द्वीप है और कनारी द्वीप के पास में यह जब आता है जलधारा तो यहाँ से व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड हावी होने लगती हैं और ट्रेड विंड जो है पूरब से पश्चिम बह रही है। तो इस गल्फ जो रेनल धारा के रूप में, गर्म धारा के रूप में जहां जलाया था, वह ट्रेड विंड के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे पूरब से पश्चिम लगातार खसक के चला जाता है। कहाँ? एंटिलीज के पास। और यहाँ पर जल का मात्रा, गर्म पानी का मात्रा बढ़ा देता है और नीचे से जो जल आएगा, जस्ट लाइक ए कैलिफोर्निया, नीचे से जब जल आएगा वो ठंडा होगा और ठंडा होने के कारण यहाँ पर एक नई जलधारा का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं कनारी की जलधारा, कनारी द्वीप के पास में। और कनारी की जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, ठंडी होगी। कभी गर्म मत मार दीजिएगा कि नहीं, अफ्रीका के पास में, सहारा के पास में। और इसी कनारी ठंडी जलधारा के कारण सहारा का मरुस्थल, उत्तरी जो सहारा का मरुस्थल है, जन्म, क्योंकि ठंडी जलधाराओं में ह्यूमिडिटी नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं है तो बारिश होने की संभावनाएं कम होती है और हवा भी उल्टा बह रही है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम जा रही है, तो यानी कि अफ्रीका के तट से दूर जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ने मिलकर यूरोप जैसे जलवायु का निर्धारण किया। उसी जलधारा ने सहारा मरुस्थल को जन्म दिया, उसी ने, किसी ने गर्म को, किसी ने, तो ये जलधाराएं जो है इस तरह से जलवायु के निर्धारण में लाती। और यहाँ का किनारी जलधारा आके उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय रेखी धारा में मिल जाता है और मिलने के साथ गर्म हो जाता है और इस तरह से पूरा चैनल चलने लगता है। यहीं पर एक नाम है सारगैसो की जलधारा और सारगैसो सागर। एक्चुअली में अटलांटिक इस तरह से चारों है और इस तरह से गायर के रूप में जब पश्चिमी अटलांटिक में चलने लगता है तो बीच का जल जो है वो अप्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ से चला एंटिलीज, एंटिलीज से मैक्सिको, मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से जो है कनारी, कनारी से ये इस तरह से तो दूर दूर ऐसे चल रहा है। लेकिन ये बीच का जल जो है वह कंपैरेटिवली स्लो मूव करता है और जब स्लो मूव करता है तो इसमें सागरी घास को उगने की
मौका मिल जाता है। और इसी पर यहाँ पर जो जल के मोशन कम होने के कारण अंदर यहाँ पर सारगैसो नामक एक घास उग जाती है, जिसको हम कहते हैं और जिस सागर में उगता है उसको कहते हैं सारगैसो सागर। और चूंकि सारगैसो सागर का जन्म ही हुआ है थोड़ा शांत पानी, और शांत पानी होने के कारण यहाँ पे सैलिनिटी भी ज़्यादा है, यानी कि आसपास के जो भंवर हैं, गायर हैं, उनसे उनका मिलावट नहीं हो पाता। दैट इज ए सारगैसो सागर। अब अगर हम आते हैं नीचे दक्षिण अटलांटिक में, तो ये दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय रेखीय धारा है, और यहाँ से ये धारा जो है ब्राजील के तट से टकराने के कारण धीरे 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 दक्षिण की तरफ चली जाती है। चूंकि यह विषुवत रेखा का गर्म पानी है, तो दक्षिण ये ब्राजील की जलधारा जो है यह गर्म है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही है, गर्म है। गर्म होने के कारण इसके तटीय प्रदेशों पर अपना प्रभाव डालती है, और धीरे धीरे जब फाकलैंड में यह जलधारा मिल जाती है और फिर पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाह दक्षिणी अटलांटिक में, यह अंटार्कटिका का ठंडा जल आता है, और यह ठंडा जल होता है, और इससे मिल जाने के कारण पश्चिमी पवन प्रवाह के साथ साथ एक ठंडी जलधारा चलने लगती है, और चलने के चलते यहाँ पर अफ्रीका के तट पर टकराती है। अफ्रीका के तट पर टकराने के कारण आधा से मतलब कुछ ज़्यादा जल हिंद महासागर में चला जाता है, और इस तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जल जो है प्रवाहित होने लगता है निश्चित क्षेत्र, निश्चित दिशा में, और यह ठंडा होता है क्योंकि यह ध्रुवों से आ रहा है, और ठंडा होने के कारण इसको कहते हैं बेंगुला की ठंडी जलधारा, कोल्ड करेंट। क्यों? क्योंकि यह ध्रुवों का पानी आ रहा है, कोल्ड करेंट। अब कोल्ड करेंट पाने के कारण आसपास के अपने इन इलाकों पे प्रभाव डालता है, और मरुस्थली जलवायु, नामीबिया का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, अंगोला क्षेत्र, ये सब मरुस्थल क्षेत्र है, और इनके जन्म देने में ये ठंडी जलधारा बेंगुला की जलधारा का प्रमुख हाथ है। और जब धीरे धीरे ये पहुंचती है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, और गिनी की खाड़ी में पहुंचने के बाद जो है विषुवत रेखा के गर्म जल में मिल जाती है, और यह जलधारा फिर धीरे धीरे आगे जो है पूरब से पश्चिम दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के रूप में प्रवाह होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराओं का एक क्रम पूरा हुआ, चक्र, उत्तरी गोलार्ध में एक चक्र, और इस तरह से पानी सारे के सारे मूव करते हैं, यानी तापमान का, लवण, सैलिनिटी का और मिक्सचर होने लगता है। तो कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, कहीं का तापमान बहुत कम नहीं होता, और यह एक तरह से तापमान के संतुलन में जल और स्थल के महत्वपूर्ण रोल खेल जाता है। और इसके साथ सैलिनिटी और सी फूड और दूसरे जीवों के लिए लगातार फूड जो है मूव करते रहते हैं, तो उससे जो है सागरीय बायोडाइवर्सिटी और सागरीय इकोसिस्टम बना रहता है। अब हिंद महासागर का एक स्पेशल यह सागर है, और ये इसकी विशेषता यह है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के जलधाराओं में इसमें अंतर पाया जाता है। उत्तरी जो हिंद महासागर है वो चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। इधर अफ्रीका है, इधर अरब प्रायद्वीप है, इधर जो है आपका भारतीय प्रायद्वीप है, इधर साउथ ईस्ट एशिया है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से लैंड चारों तीन तरफ से प्रायद्वीप घुरा हुआ है, और दक्षिणी हिंद महासागर खुला हुआ है। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा जो है उत्तरी हिंद महासागर, जिसकी जलधाराएं वर्ष में 2 बार अपने आप को डाइवर्ट करती है। इसको हम थोड़ा बता कि यहाँ से जलधारा जो है, अब चूंकि पृथ्वी इसमें भी पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो इस पश्चिम का पूरा का जल जो है धीरे धीरे यहाँ से चला जाएगा साउथ ईस्ट एशिया के पास। यहाँ इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, इन सब से टकराने के बाद जो है स्थल भाग से टकराने के बाद यहाँ पर जल एकत्रित होने लगेगा। इधर जल जो है उसका स्लोप डाउन होने लगेगा। इस स्लोप ग्रेडियंट के कारण जो है पूरब से पश्चिम जल आना शुरू होगा। तो चूंकि दक्षिण में आ रहा है तो इसको कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागर विषुवतीय जलधारा।
और ये गर्म होगी क्योंकि विषुवत रेखा से बह रही है। अब विषुवत रेखा के हम बताए हैं कि विषुवत रेखा से कोई भी जल ध्रुवों की तरफ जाए, चाहे वो उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण, हमेशा गर्म होगा। अगर वो उसकी दिशा जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चाहे किसी एरिया में हो, वो ठंडा होगा। तो ये गर्म है। यहाँ पर गर्म होने के कारण यहाँ जब टकराती है जलधारा, यहाँ जब जलधारा टकराती है तो इसके दो रास्ते हैं। इसके दो रास्ते, कुछ जल तो इस तरह से सोमालिया के तट से लिटोरल के रूप में, और जब यहाँ पर दक्षिण की तरफ आती है तो यहाँ मेडागास्कर के उत्तरी भाग से टकराने के कारण जलधाराओं के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल से निकलती है जल, उसको कहते हैं मोजाम्बिक करंट। क्योंकि ये विषुवत रेखा से आ रही है, इसकी दिशा जो है इस तरह से है, उत्तर से दक्षिण है, तो ये गर्म है, मोजाम्बिक करंट। और ये जो मेडागास्कर के पूर्वी तट से टकराते हुए आ रही है, उसको हम कहते हैं मेडागास्कर की जलधारा। और मेडागास्कर की जलधारा भी गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा। अब दोनों जो मोजाम्बिक चैनल और मेडागास्कर करंट आपस में जब दक्षिण में मिलते हैं तो यहां से एक नई जलधारा का नाम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अगुल्हास करंट। यानी मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुल्हास, ये तीनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं क्योंकि विषुवत रेखा का जल लेके आ रही हैं। अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है। और यह अगुल्हास की जलधारा जब दक्षिण में पहुंचती है 45 से 50 पे, तो यहाँ पर भी पछुआ पवन प्रवाह चल रहा है। अब पछुआ हवाओं के सहारे अंटार्कटिका का जल प्रवाहित होता है। चूंकि वह ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो वो ठंडी है, और यहाँ पर यह ठंडा होने के कारण धीरे धीरे यह जलधारा जो है दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाह के रूप में चलता है। अब प्रवाह के रूप में चलने के कारण जैसे पूर्व भाग में पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है तो कुछ जल, ज़्यादातर जल चले जाते हैं, मिल जाते हैं प्रशांत महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जल टकराने के बाद जो है धीरे धीरे तट के सहारे दक्षिण से उत्तर जाता है। क्योंकि दक्षिण से उत्तर आ रहा है ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ, तो ध्रुवों का पानी ठंडा होता है, तो यह जलधारा ठंडी होती है। इसको कहते हैं हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म था क्योंकि वहां विषुवत रेखा का जल बह रहा था। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्योंकि ध्रुवों का जल बह रहा है तो ठंडा होगा। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडा होने के कारण जब यह चलता है तो इसके आसपास का पूरा पश्चिमी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का इसी कारण से है, क्योंकि ठंडी जलधाराओं के कारण ह्यूमिडिटी नहीं बनती है और बारिश नहीं होती। और यह जलधारा जो धीरे धीरे अब पूर्वी हिंद महासागर में मिलकर फिर दक्षिणी हिंद महासागर के रूप में प्रवाहित होने, दक्षिण हिंद महासागर अटलांटिक विषुवत रेखी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरह से एक चैनल बन गया। लेकिन उत्तर में इसके जस्ट उल्टा होता है। अगर इधर गर्मी का दिन है, जुलाई जून का महीना है, तो सूर्य उत्तर में होता है और पूरा का पूरा प्रायद्वीप गर्म होता है। अब पूरा प्रायद्वीप गर्म होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है और सागरों में उच्च वायुदाब बन जाता है। तो उत्तरी हिंद महासागर गर्मियों के दिनों में तो अस्तित्व में होता है। उत्तरी हिंद महासागर जो गर्म जलधारा अस्तित्व में होता है क्योंकि ये उत्तर उत्तर चलने के कारण, यहाँ सोमालिया के तट पे टकराने के कारण सोमालिया से फिर जो है यह उत्तर से दक्षिण गर्म धारा के रूप में धीरे धीरे अरब प्रायद्वीप से ईरान, फिर इधर पाकिस्तान, भारत के जो है पश्चिमी तट से इस तरह से टकराते हुए, इस तरह से करते हुए, और यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सहारे जो है इस जलधारा का जन्म होता है। और गर्मी के दिनों में उत्तरी हिंद महासागर का आविर्भाव हो जाता है, जन्म ओरिजिनेट हो जाता है, और यही मानसून को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन जाता है, दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है और सागर में जो है इधर निम्न वायुदाब बन जाता है। हवाएं उलट जाती हैं मानसूनी, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलने लगती है। जब हवा उलट गई तो हवा के साथ जल की दिशा भी उलट जाती है, और यह जो है जाड़े के दिनों में अब पूरब से पश्चिम तटों के सहारे इस तरह से चलने लगती है। और सोमालिया की जलधारा उलट गई और यहाँ आने के बाद यह जल काउंटर प्रति हिंद
महासागर विश्वती रेखी जलधारा के रूप में पश्चिम से पूरब चलने लगता है और जाकर पूर्वी हिंद महासागर में मिलकर फिर गर्म होकर दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा के रूप में चलता है। इस तरह से जलधाराओं का पूरे महासागर जो 71% जल है वो मूवेबल है, गतिमान है। और इसीलिए गतिमान है क्योंकि तमाम ऐसे फिजिकल फैक्टर होते हैं जो इनमें स्लोप ग्रेडियंट पैदा करते हैं, चाहे वह इवोपरेशन हो, एयर प्रेशर हो, सैलिनिटी हो, डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, या कहीं से अधिक जल की प्राप्ति हो, बर्फ का पिघलना हो, ये सब मिलकर सागर में स्लोप ग्रेडियंट पैदा करते हैं। और स्लोप ग्रेडियंट के कारण पानी हाई से स्लो लेवल की तरफ जाने लगती है और एक तरह से करंट की उत्पत्ति होती है। और इसी के साथ ये समस्त ग्लोब के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, जीवों को भोजन उपलब्ध कराती हैं, सैलिनिटी का मिश्रण करती हैं। और जब टेम्परेचर और सैलिनिटी का मिश्रण होता है तो सागर जमने नहीं पाता। इस तरह से पूरी की पूरी इकोसिस्टम अर्थ इकोसिस्टम चलता है। तो जलधाराओं का जो महत्व है इसके साथ तो है ही प्रकृति के, लेकिन मानव के लिए जो मानव ने अपने थोड़ा संसाधन के रूप में यूज किया, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है जलधाराओं के सहारे बिजनेस यानी कॉमर्शियल रूट, जो जलयान बनाए जाते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही फिशिंग की जाती है। इस तरह से जलधाराओं पे एक जनरल या डिस्कशन था और थोड़ा मतलब इस ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से और चक्र के रूप में चलती है, कौन कहाँ से घूमती है, कैसे प्रभाव डालती है, और कौन सी जलधारा गर्म होगी, कौन सी जलधारा ठंडी होगी। तो हमेशा याद रखिए विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ उसका हेड है तो वो गर्म होगी, उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ उसका हेड है तो वो ठंडी होगी। तो आप सबसे बेहतर है कि जब एग्जाम में उसके हेड और टेल को देखिए। टेल बताती है कि धारा किस क्षेत्र से आ रही है और हेड बताता है कि कहाँ जा रही है। तो टेल से पकड़िए, जिस क्षेत्र से टेल उसका है वो एरिया गर्म है या ठंडा है। अगर गर्म है तो पूरा पानी चाहे कहीं भी जाए वो गर्म ही जाएगी, और उसका हेड टेल अगर ठंडा है इलाके से तो कहीं भी जाए, चाहे कनारी में रहे और चाहे कैलिफोर्निया में रहे, वो ठंडा होगा। तो ये थोड़े से ट्रिक हैं। ठीक है, थैंक यू।